हेलो फ्रेंड्स, डीलर जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। जो हम आईपीसी की सीरीज कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो हमारी आईपीसी की सीरीज चल रही है उसमें अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। अब तक हमने कर ली है इसकी इंडेक्स कर ली है। उसके बाद हमने चैप्टर 1 किया था प्रिलिमिनरी, जो कि था 1 से लेके 5 तक। फिर हमने किया था चैप्टर 2 जो था सामान्य स्पष्टीकरण, वो था 6 से लेके 52 के तक। फिर 3 चैप्टर किया हमने दंडों के विषय में, जो था 53 से 75। फिर हमने चैप्टर 4 किया था जो था साधारण अपवादों के विषय में, जनरल एक्सप्लेनेशन के विषय में, वो क्या था 76 से 106 तक। एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सेप्शन से रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 था हमारा अबैटमेंट से रिलेटेड, जो था हमारा 107 से लेके 120 तक। फिर आता है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 बोल रहा था कि राज्य के विरुद्ध अपराध। कहां से कहां तक थे राज्य के विरुद्ध अपराध? राज्य के विरुद्ध अपराध थे 121 से लेके 130 तक। फिर 7 में हमने देखी थी सेना, 7 सेना, ठीक है। कहां से कहां तक थे? 131 से लेके 140 तक, यानी कि 130 से लेके 140 तक। अब जब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हम करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या बोल रहा है हमको? चैप्टर 8 हमको बोल रहा है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। किसके विरुद्ध अपराध? लोक प्रशांति के। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध का क्या मतलब होता है कि ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। किसके विरुद्ध? लोक प्रशांति के विरुद्ध। कहां से कहां तक कवर कर रहा है? कवर कर रहा है हमारा 141 से लेके 160 तक। 141 से 160 हमको बोल रहा है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के विरुद्ध अपराध, जो है हमारे इसमें आता है, सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 141। 141 को देखने से पहले हम देखते हैं कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध में कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। जब हम देखते हैं ये चीज तो देखते हैं कि भाई इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो सेक्शन 154 है, 155 है और 149 है, इनके अलावा सभी ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ठीक है। जब हम सीआरपीसी में देखेंगे, जब हमको पता चलेगा कि सीआरपीसी में जो शेड्यूल दे रखी है उसमें दे रखा है कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है और जमानती है, अजमानती है, ठीक है। तो उनमें देखते हैं तो हमको पता चला था कि 154, 155, 149 जिनको हम आगे पढ़ेंगे वो सब ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं। और क्या होता है कि जो सीआरपीसी का सेक्शन आता है 129 से 132 तक, वो भी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के साथ संबंधित होता है। तो जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तभी इनको हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। मतलब सीआरपीसी के जो सेक्शन है इनको और जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध है इनको हमें साथ साथ पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो बेसिकली हमको इसमें 3 अपराध मिलते हैं। 3 अपराध कौन कौन से मिलते हैं? सबसे पहले तो आता है विधि विरुद्ध जमाव। 141 में आता है विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। फिर आता है 146 में बलवा। बलवा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? राइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 159 जो बोलता है दंगे के बारे में। किसके बारे में बोलता है 159? 159 बोलता है दंगा। दंगे का मतलब हो गया एफ्रे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 141। 141 का मतलब हो गया विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। इसका मतलब क्या होता है कि जब 5 या अधिक व्यक्ति है, जब 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव सामान्य उद्देश्य के साथ गठित होता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। 5 या अधिक व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हैं। इससे ज्यादा भी हो सकता है, 5 या अधिक व्यक्ति, तो मान लो 7 व्यक्ति हो गए उदाहरण के लिए। इन सब व्यक्तियों का जो जमाव होता है ये इकट्ठे होते हैं और इनका सामान्य उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य होता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। अब सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होता है? सामान्य उद्देश्य संबंधित होता है जो हमको नीचे पॉइंट दे रखे हैं उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य आता है वो होता है कि आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करना। आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करना। तो ये आतंकित किसको करेंगे? आतंकित करेंगे केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, संसद यानी कि पार्लियामेंट, फिर आ गई राज्य विधानमंडल और किसी पब्लिक सर्वेंट को यानी कि लोक सेवक को। इन सबको आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करते हैं या इनमें से किसी एक को
आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा 5 या अधिक व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्य के साथ आतंकित करते हैं तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। ठीक है, फिर जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है कि विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का विरोध करना, विधि या विधिक वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो बोलता है किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य कोई अपराध करना। तो अगर हम इस पहला पॉइंट जो हमको बड़ा लग रहा है, अगर हम इसका एक कीवर्ड निकालते तो हम कह सकते हैं कि आपराधिक बल के प्रयोग के द्वारा आतंकित करना। आतंकित किसको करना? सरकार को आतंकित करना। फिर सेकंड पे आ गया विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करना, और उसके बाद हो गया किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या कोई अन्य अपराध करना। ये 3 पॉइंट हो गए। अब आता है हमारा इसका फोर्थ पॉइंट। कितने पॉइंट है टोटल इसमें? विधि विरुद्ध जमाव में 5 सदस्य होते हैं और इसमें पॉइंट भी कितने होते हैं? 5 ही पॉइंट होते हैं। अब तक हमने 3 पॉइंट देख लिए, अब हम फोर्थ पॉइंट को देख रहे हैं जिसमें क्या बोल रहा है? आपराधिक बल के द्वारा क्या करना? किसी की संपत्ति का कब्जा ले लेना या फिर किसी व्यक्ति को अमूर्त अधिकार से वंचित कर लेना। कोई उसका अधिकार है उसको उससे वंचित कर लेना या किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित करना। ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है? 141 का फोर्थ पॉइंट बोल रहा है। बेसिकली इस पॉइंट में हमको क्या बताया कि इसमें या तो किसी की संपत्ति ले लेगा या उसको किसी अधिकार से वंचित कर लेगा, या क्या करेगा कि उसको किसी अधिकार से प्रवर्तित कर देगा। ये वाली बात बोली फोर्थ पॉइंट ने। अब 5 पॉइंट आता है, वो हमको बोलता है कि आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा क्या करेगा? किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या तो ये करेगा या क्या करेगा? उसका लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो विवश करना। इसका मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे वह करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ना हो, मतलब वो आबद्ध नहीं है कि कोई काम करे और उसको वो काम करने के लिए बाध्य करता है ना। और फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? उस लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य है ना, और उसको क्या कर देता है? उस कोई छिपाव कर देता है, कोई लोप कर देता है, जिससे कि क्या करता है? वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाता, या जैसे लोक प्रशांति भंग हो रही है तो उसको क्या करता है? लोक प्रशांति भंग करने से रोकता नहीं है। तो ये वाले पॉइंट आ गए 5 पॉइंट। क्या हुआ? 141 में कितने विधि विरुद्ध जमा होता है? कितने व्यक्ति होते हैं? 5 व्यक्ति होते हैं। कितने पॉइंट्स कवर कर रहे हैं? 5 पॉइंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण कहता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है। मान लो ये 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब इकट्ठे हुए थे तब ये नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे में कोई भी मान लो किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा के किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात हो गई कि इन लोगों में जो जमाव था ना, जो ये लोग 5 जमाव इकट्ठे हुए थे, तो ये क्या कर रहे थे? जब बैठ के बात कर रहे थे तब तो इनका एक क्या था? जनरल वो चल रहा था, जनरल बातें चल रही थी, जनरल कन्वर्सेशन चल रहा था इनके बीच में। लेकिन फिर क्या हुआ? इनकी बातें बढ़ती गई, धीरे धीरे इनके बीच में लड़ाई हो गई, फिर इतनी ज्यादा हो गई कि वो विधि विरुद्ध जमाव में कन्वर्ट हो गई। मतलब कैसे कन्वर्ट हुई इसके अंदर? कि जो विधि विरुद्ध जमाव के 5 पॉइंट थे उनमें इनकी बातें कवर होने लग गई। तो फिर क्या हो गया? इसका मतलब कि जब इकट्ठे हुए थे तब ये विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं थे, और बाद में इनका जो जमाव हो गया वो विधि विरुद्ध जमाव हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते। सेक्शन 142 कह रहा है हमको कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कैसे होगा। इसका मतलब कि 152 में हमको बता रखा है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य। तो कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य तब हो सकता है जब कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए। कौन से तथ्य? जो उसको बताते हैं कि भाई ये काम करोगे तो आप विधि विरुद्ध जमाव कर दोगे या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य बन जाओगे। उन तथ्यों को जानते हुए जो तथ्य किसी जमाव को विधि विरुद्ध बनाते हैं। बताया ना ये चीज कि किसी जमाव को जो विधि विरुद्ध बनाते हैं, विधि विरुद्ध जमाव में साक्ष्य सम्मिलित होता है। साक्ष्य मतलब इंटेंशन के साथ कि भाई मैं इसमें मतलब इस जमाव में मैं शामिल हो सकता हूँ, अपनी मन मर्जी से क्या होता है उस जमाव में शामिल हो जाता है या ऐसे जमाव में बना रहता है। मान लो शामिल हो गया लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये जमाव विधि विरुद्ध है, और उसके बाद क्या हुआ? उसको जब बाद में पता चल गया कि ये जमाव विधि विरुद्ध है, उसके बाद भी वो उस जमाव में बना रहता है, उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बन के रहता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहलाता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा सेक्शन 143। 143 क्या बोल रहा है? दंड के विषय में बोल रहा है।
दंड के विषय में क्या बोल रहा है, पनिशमेंट के विषय में क्या बोल रहा है कि जो कोई व्यक्ति है विधि विरुद्ध जमाव का अगर सदस्य होगा तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि कठिन और सादा होगा या फिर 6 मास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बेसिकली इसका कितना दंड हो गया, इसका दंड हो गया 6 मास या जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, अब आते हैं 144 की तरफ। 144 क्या बोल रहा है कि घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। तो कितना दंड होगा, 2 वर्ष तक का होगा और 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब 145 क्या बोलता है, 145 बोलता है किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर हम बेसिकली देखते हैं तो अनलॉफुल असेंबली के कितने सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन हो गए। 5 ही व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव होता है, 5 कार्य करके ही विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हैं और इसमें देखा जाए तो 5 ही बेसिकली सेक्शन है। कैसे, सबसे पहले क्या बताया था, 141 में हमको विधि विरुद्ध जमाव बता दिया गया। फिर 142 में क्या बताया कि भाई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कैसे होगा। फिर 143 में हमको क्या बताया, दंड बता दिया। फिर 144 हमको बोलता है घातक आयुधों से सज्जित होकर। ठीक है, फिर अगर मतलब ये इसके की पॉइंट है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि घातक आयुधों से सज्जित होकर, घातक आयुध करके इसका की पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर 145 लास्टली हमको बोलता है कि भाई बिखरने का आदेश दे दिया, वो जो विधि विरुद्ध जमाव था उसको कह दिया कि तुम हट जाओ, लेकिन वो फिर भी उसमें बने हैं, सम्मिलित हैं, तो क्या होगा कि 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। तो देखा जाए तो अनलॉफुल असेंबली किससे बनके बनती है, 5। इसका 5 ही पॉइंट होते हैं, 5 ही सेक्शन होते हैं और 5 ही कार्डों से ये बनता है। ठीक है, अब आ गया बलवे के बारे में। बलवा यानी राइटिंग जो होता है हमारा 146 से 148 तक, 146 से 148 तक। तो सबसे पहले जो 146 आता है वो हमको बोलता है बलवा करना। क्या होता है बलवा करना, बलवा करना होता है जब कोई विधि विरुद्ध जमाव जो हम 141 में पढ़ के आए थे उसके किसी सदस्य के द्वारा, जो हमने 142 में पढ़ा था, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में क्या करता है, बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। जब वो बल या हिंसा का प्रयोग कर लेता है तो वो जो विधि विरुद्ध जमाव होता है वो बलवे में कन्वर्ट हो जाता है। तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवे के अपराध का दोषी होगा। ठीक है, और जो बलवा होता है वह प्राइवेट व लोक दोनों स्थानों पर किया जा सकता है। दोनों स्थान यानी कि दोनों प्लेस पे किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट प्लेस पे किया जाएगा या पब्लिक प्लेस पे किया जाएगा। बलवा जो होता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्लेस पे किया जा सकता है। अब 147 आता है, वो बोलता है बलवे के लिए दंड। तो बलवे के लिए दंड क्या होता है, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कारावास कैसा होगा, कठिन या सादा। फिर 148 आता है, वो कहता है घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना। तो घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है 148 के बाद आता है हमारा 149 पॉइंट। जो 149 पॉइंट आता है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन क्लोज किया था, कहाँ पे आता है डेफिनेशन क्लोज, डेफिनेशन क्लोज आता है हमारा चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 आता है 6 से लेके 52A तक। उसका एक सेक्शन आता है 34 क्या बोलता है, सामान्य आशय के बारे में, और सेक्शन 149 बोलता है सामान्य उद्देश्य के बारे में। तो जब 149 की लैंग्वेज देखते हैं तो ये आता है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होता है। जबकि जो सेक्शन 34 आता है वो बोलता है सामान्य आशय के बारे में। 34 आशय के बारे में बात करता है, 149 उद्देश्य के बारे में बात करता है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सेक्शन 34 में कवर होते हैं। तो क्या होता है कि कोई आपराधिक कार्य होता है वो कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। तो हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायी होगा मानो वह कार्य उसने अकेले ने ही किया है। और जब 149 की बात करते हैं हम, तो 149 में क्या आता है कि विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य। क्या यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव की कोई बात हुई थी 34 में?
34 में विधि विरुद्ध जमाव की कोई बात हुई थी? नहीं, यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव की कोई बात नहीं। तो 149 में बेसिकली क्या होता है कि जब विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए कार्य के लिए अपराध का दोषी होता है। तो क्या होता है, किसी सदस्य के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कौन सा सदस्य होता है? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है, और जमाव के सामान्य उद्देश्य के लिए कोई कार्य करता है, तो जिसका किया जाना जमाव का हर सदस्य संभाव्य जानता है, तो हर व्यक्ति अपराध किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, तो अपराध का दोषी होगा। तो बेसिकली अगर हम 34 और 149 में अंतर देखते हैं तो क्या होता है, 34 तो बोलता है भाई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 149 बोलता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा। विधि विरुद्ध जमाव हमने 141 में पढ़ा था, ठीक है। अब क्या 34 में हमको कोई संख्या बताई थी? नहीं, हमको यहाँ पे कोई संख्या नहीं बताई, तो कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमको 149 बताता है वो बताता है कि यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, तो विधि विरुद्ध जमाव के कितने सदस्य थे? 5 या अधिक सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे न्यूनतम 5 सदस्यों की बात की गई। फिर इसके बाद क्या होता है, जो 34 होता है उसमें क्या होता है, पूर्व नियोजित योजना या पूर्व मिलन सदा आवश्यक होता है। इसका मतलब होता है ये लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि इसके बाद ये काम किया जाएगा, इसके बाद ये काम किया जाएगा, उनका सबका सामान्य आवश्यकता है। मान लो किसी व्यक्ति को मारना, तो कहता है कि भाई एक व्यक्ति बाजार जाएगा, एक व्यक्ति जहर खरीद के लाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति को देगा, तीसरा व्यक्ति खाने में जहर मिलाएगा, और फिर चौथा व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति जिसका कि हमको मर्डर कारित करना है उसको वो क्या करेगा, जहर देगा। तो ये सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य किया जाता है। जबकि क्या होता है 149 में क्या होता है, पूर्व मिलन आवश्यक नहीं है। क्या हो गया, विधि विरुद्ध जमाव था, कोई 5 सदस्य बात कर रहे थे, तो उसके बाद भी क्या कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है उसमें? ऑफकोर्स शामिल हो सकता है। उन लोगों ने अपने किसी अन्य व्यक्ति को बुला लिया, वो जमाव पहले विधि विरुद्ध नहीं होता, बाद में वो विधि विरुद्ध जमाव हो जाता है। तो क्या था, इनमें पहले से पूर्व नियोजित मिलन था, मतलब इनके मस्तिष्कों का मिलन हुआ था? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि क्या हुआ था, ये लोग तो जनरल बात कर रहे थे, जनरल बात करने के बाद क्या हुआ, इनका इंटेंशन ऐसा हो गया कि भाई वो जो जमाव था वो विधि विरुद्ध हो गया, उसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हट सकता है। लेकिन जब 34 काम कर रहा था, और जो 34 होता है हमारा, वो एक संयुक्त दायित्व का सिद्धांत देता है ना। यहाँ पे कोई अपराध की बात नहीं की गई, क्योंकि हमारा क्या डेफिनेशन क्लोज है, तो इसमें हमको कोई अपराध नहीं दिया गया था। जबकि जो 149 है वो अपने आप में एक सेपरेट अपराध है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई 34 और 149 की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसका अंतर डिफाइन कर रखा है। तो 34 क्या कहता है कि ये साक्ष्य का नियम है, साक्ष्य का नियम है, और ये सारवान अपराध गठित करता है 149। इसमें क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, जबकि यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 होनी आवश्यक नहीं है, जबकि यहाँ पे कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। इसमें क्या होता है, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत होता है, जबकि यहाँ पे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत के साथ साथ एक विनिर्दिष्ट अपराध का भी गठन होता है। मतलब क्या होता है कि जब हम लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या होता है, अपराधों के बारे में बताया रखा है। तो क्या होता है, वहां पे तो एक जनरल नियम होता है, और यहाँ पे एक विनिर्दिष्ट अपराध का गठन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूर्व नियोजित योजना या मिलन आवश्यक नहीं है, मस्तिष्कों का मिलन, जबकि यहाँ पर मतलब आवश्यक है, जबकि यहाँ पे आवश्यक नहीं है। इसमें सभी की सक्रिय भागीदारी होनी आवश्यक है, जबकि यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए सक्रिय भागीदारी होनी आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 149 हमने देख लिया, अब बात करेंगे हम 150 से 160 तक। ये जो 10 पॉइंट है ये हमको अन्य प्रावधानों के बारे में बताता है। तो क्या करता है कि जो 150 हमको बोलता है वो ये बोल रहा है कि विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए अगर कोई व्यक्ति भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनुकूलता करता है, तो वो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में दंडित होगा। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हमने कहाँ पढ़ा था? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हमने पढ़ा था 142, जो क्या बोल रहा था, 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को हमको पढ़ना चाहिए 156 के साथ। 156 के साथ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें क्या भाड़े पर लेने की बात हो रही है और वहां पे भाड़े पर देने की बात हो रही है। तो आप देखेंगे अभी जब हम आगे पढ़ेंगे कि 150 हम पढ़ेंगे 156 के साथ में, ठीक है। फिर सेक्शन 151 हमको बोलता है 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने के समादेश दिए जाने के बाद उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। भाई हमको ये वाली बात कहाँ पे बोल रखी थी? ये वाली बात हमको 145 में भी बोली थी कि भाई विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य को बिखर जाने के आदेश के बाद भी उसमें बना रहना, ये वाली बात बोली थी ना हमको 145 में। अब यहाँ पे भी बिखर जाने की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन से सदस्य हैं?
यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं है, यहाँ पे जस्ट ऐसे ही 5 व्यक्ति बैठे हैं, उनका क्या आता है, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं है वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, पर उनको लग रहा है कि भाई ऐसी स्थिति हो सकती है, लोक सेवक जो उसको क्या करता है, बचाता है, मतलब ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकता है, उसको लगता है कि ऐसी स्थिति है कि ये जो 5 अधिक व्यक्तियों का जमाव है वो विधि विरुद्ध जमाव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या करता है, उसको बिखर जाने का आदेश दे देता है। तो उसके लिए भी कितना दंड देगा, अगर वो उसमें सम्मिलित रहता है और बना रहता है तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर सेक्शन 152 आता है। 152 हमको बोलता है लोक सेवक जब बलवा कहाँ पढ़ा था हमने, बलवा अभी हम पढ़ के आए 146 में, जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे व्यथित करना लोक सेवक को बलवा करने से रोकेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 153 हमको बोलता है बलवा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना। क्या होता है इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट में होता है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है अवैध बात करने के द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से करता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को इस आशय से प्रकोपन देता है ये जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो जिसके परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध गठित हो जाएगा, तो क्या करेगा, अगर ऐसा ऐसे से क्या हो जाता है, अगर बलवा किया जाए, अगर बलवा हो जाए उसके ऐसे प्रकोपन देने से, तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा, और यदि बलवा ना किया जाए तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब 153 ए की बात करते हैं। 153 ए क्या बोलता है, धर्म मूलवंश जन्म स्थान, ये बाद में जुड़े थे हमारे सेक्शंस, तो ये क्या बोलते हैं, बलवा धर्म मूलवंश जन्म स्थान निवास स्थान भाषा इत्यादि के आधारों पर भिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। या फिर क्या होता है, यही काम अगर किसी पूजा के स्थान पर या ऐसे किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, अगर इस समय वो काम करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर सेक्शन 153 ए आता है, ए है, ये 2 बार ए है। ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि मैं 2005 के संशोधन से जुड़ा हूँ, 2005 में जो संशोधन हुआ था ना उससे ये वाला पॉइंट जुड़ा था। इसमें क्या बोल रहा था कि किसी जुलूस वगैरह निकलते रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, जानबूझकर कोई व्यक्ति आयुध ले जाने, आयुध क्या होते हैं, आयुध हमारा अधिनियम भी आता है, आपने देखा हो तो आयुध अधिनियम आता है, तो आयुध वगैरह होते हैं, ऐसे अस्त्र शस्त्र वगैरह होते हैं जो आर्म्स एक्ट में कवर होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या लेता है, ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेगा तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से जो कि 2000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ठीक है। फिर 153 बी आता है, 153 ए, फिर हमने देखा ए, फिर आता है 153 बी। 153 क्या बोलता है, जो कोई राष्ट्रीय अखंडता और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लालछन या प्रख्यान करेगा। प्रख्यान क्या होते हैं, जो कोई भी बोले गए लिखे गए शब्दों के द्वारा, शब्द हो सकते हैं, कोई संकेत हो सकते हैं, ठीक है, दृश्य रूपण हो सकते हैं, उनके द्वारा क्या करता है, कोई लालछन लगाता है या प्रख्यान करता है तो वह व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित होगा। और इस तरह का अगर कोई अपराध उपासना स्थल पर, किसी पूजा के स्थान पर या धार्मिक उपासना धार्मिक कार्य में लगे हुए किसी जमाव में करेगा तो 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो हमारे ये जो पॉइंट्स आते हैं ना 153 ए, 153 ए, 153 बी, ये क्या होता है, अगर धर्म से रिलेटेड कोई ऐसे आता है तो वहां पे हम इस ऐसे के पॉइंट्स में इन सेक्शंस को लिख सकते हैं, आईपीसी के इन सेक्शंस को लिखा जा सकता है। ठीक है। फिर सेक्शन 154 क्या बोलता है, सेक्शन 154 हमको बोलता है उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है 1000 रुपए तक का जुर्माना या दंडित किया जाएगा। क्या होता है, ये एक भूमि है, यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव किया है, ठीक है, भूमि पर विधि विरुद्ध जमाव किया है तो जो इस भूमि का स्वामी होगा, अधिभोगी होगा, उसको 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाए। और फिर 155 हमको बोल रहा है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए कोई बलवा किया गया है, कोई बलवा हुआ है, एक व्यक्ति के फायदे के लिए ऐसा बलवा किया गया है तो उसको जुर्माने से और दंडित किया जाएगा। केवल जुर्माने की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है। फिर 156 क्या बोलता है, उस स्वामी अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया है। ठीक है। उस स्वामी या 154 तो क्या बोल रहा था, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया उसका दायित्व बता रहा था।
और जबकि 156 क्या बता रहा है, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता एजेंट का दायित्व बता रहा है यहाँ पे, इसके फायदे के लिए बलवा किया गया है, तो वहां पे भी जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है 157। 157 बोलता है विधिवत जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। ये संघ में नहीं है, संश्रय है। संश्रय देना, संश्रय कहाँ पढ़ा था हमने, संश्रय पढ़ा था हमने 152A में, जो कि डेफिनेशन क्लोज है 6 से लेके 52 तक चैप्टर 2 में है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई कार्य करता है तो दंड दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि 6 मास तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं 158 के बारे में। 158 को अभी हमने किसके साथ पढ़ा था, हमने इसको पढ़ा था 150 के साथ में। उसमें क्या बात थी, लेने की, भाड़े पर लेने की बात थी, यहाँ पे भाड़े पर जाने की बात है, ठीक है। तो विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना, तो दंड कितना होगा, 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और कोई सशस्त्र वगैरह चलाता है, अस्त्र शस्त्र वगैरह चलाता है, तो 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। फिर आते हैं हमारे 2 पॉइंट जो आते हैं हमारे एफरे से रिलेटेड, यानी कि दंगे से रिलेटेड। दंगा क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर क्या करते हैं, ये पब्लिक हो गया, प्लेस हो गया, पब्लिक प्लेस पर क्या करते हैं, लोक शांति में विघ्न डालते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेस आता है, निजी स्थान आता है यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधे बात की गई है सार्वजनिक स्थान की। तो कोई भी व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो वो दंगा करते हैं, ये बात कही गई है। और सेक्शन 160 क्या बोलता है, सेक्शन 160 बोलता है दंगा करने के लिए दंड, दंगा करने के लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो दंगा के लिए क्या होता है, 1 मास तक का कारावास और 100 रुपए जुर्माना होता है। अगर दंगे के पॉइंट को देखते हैं हम, तो क्या होता है, दंगे में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, इधर लिख लेते हैं हम साइड में, दंगे में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है। और इसके लिए विधि विरुद्ध जमाव का अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होना आवश्यक है क्या, नहीं, इसके लिए अनलॉफुल सदस्य होना आवश्यक नहीं है। और ये कहाँ पे किया जाता है, पब्लिक प्लेस पे किया जाता है, ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका सामान्य उद्देश्य नहीं होता है, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं होता, दंगे के अपराध के लिए सामान्य उद्देश्य का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। ये बात हुई कहाँ पे, 159 और 160 के संबंध में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं। ये आईपीसी के जो लेक्चर है, ना केवल आरजेएस में, बल्कि जो अभी हमारी एपीओ की सीरीज चल रही है उसमें भी आप कर सकते हैं। एपीओ की सीरीज के लिए हमने क्या माइनर सीरीज भी चला रखी है, जिसमें अब तक हमने 2 एक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप जाके उन एक्ट्स को भी देख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा। 2 छोटे छोटे से एक्ट है, राजस्थान से रिलेटेड एक्ट हैं, आप एक बार जाके उनको गो थ्रू कर सकते हैं। और मेजर एक्ट में आप, इधर हमारी आईपीसी चल रही है, तो आप आईपीसी के साथ इसको अपना मेजर एक्ट को कवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।